गुड मॉर्निंग। देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। ये पहली बात तो अपने को ये देखना है कि ये शंकु है क्या चीज और ये शंकुनुमा आकृतियां होती कैसी है। पहली बात आपने देखी आइसक्रीम का कोन देखा होगा आपने बिल्कुल, या आइसक्रीम का कोन बिल्कुल शंकुनुमा आकृति है। आपका मेहंदी का कोन देखा होगा, मेहंदी का कोन भी एक शंकुनुमा आकृति है। तो देखिए शंकुनुमा आकृति, तो आपकी जो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो आइसक्रीम का आपने कोन देखा होगा, बिल्कुल कूपीनुमा संरचना आती है। तो शंकु का मतलब यहाँ पर एक कूपीनुमा संरचना से है जिसके अंदर एक तो इसकी ऊंचाई और एक इसका आधार का वर्ताकार व्यास और एक कूपीनुमा संरचना। आपने मेहंदी का कोन देखा होगा, मेहंदी का कोन भी बिल्कुल शंकुनुमा संरचना का होता है। लेकिन एक बात अपने को ध्यान में ये रखनी है, जिस प्रकार से बेलन लंबवर्तीय बेलन होता था, वैसे यहाँ पर भी शंकु आपको लंबवर्तीय शंकु ही लेना है। आपको प्रश्न के अंदर क्या कहा है, क्या नहीं कहा, आपसे कोई मतलब नहीं है। शंकु का यदि नाम आया है तो वही को समझ लेना कि वो लंबवर्तीय शंकु है, सीधी सी बात है। कौन सा शंकु है वो? लंबवर्तीय शंकु है। तो शंकु के बारे में हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। एक बार इधर आकृति की तरफ देखें और एक बार ध्यान दें आप सभी के सभी। मैं एक शंकुनुमा आकृति बनाता हूं, ये एक शंकुनुमा आकृति है। उस शंकुनुमा आकृति का एक केंद्र है, इसका ऊपरी जो हिस्सा होता है वो ऊपरी हिस्सा वर्ताकार होता है। आप सूत्रों को समझना, सूत्रों को पकड़ने की कोशिश करना। और एक छोटी सी बारीक बात है, यदि वो बारीक बात समझ में आ गई तो शंकु के जितने सवाल है ना आपकी किताब के अंदर, जो 16.3 में कौन सी है, उसके सारे सवाल हो जाएंगे बिल्कुल बारीकी से। एक बात सीखी और कुछ नहीं है। अभी अपने को देखना ये है कि आपकी ये जो शंकुनुमा संरचना है, वो शंकुनुमा संरचना का ऊपरी जो हिस्सा है वो ऊपरी हिस्सा आपका वर्ताकार होता है। अब आप इस बात को जानते हैं कि वर्त का एक तो केंद्र होता ही होता है, वर्त का केंद्र होता ही होता है। अब वर्त का जो केंद्र, अब जो भी ऊपरी जो हिस्सा है वो ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, आपका वर्ताकार होता है। तो आपको वर्त के, आपको इस बात का पता है कि वर्त का एक तो व्यास या वर्त की त्रिज्या अवश्य होती है, चाहे वर्त का व्यास और चाहे वर्त की त्रिज्या अवश्य होती है। तो जाहिर सी बात है वर्त के केंद्र से इसकी परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। इसको तो अपन आर कह सकते हैं, इसको तो अपन क्या कह सकते हैं, आर कह सकते हैं। अब ये तो आपकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या के बाद में इस केंद्र से इसके शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इस शंकु की ऊंचाई कहलाएगी। इस शंकु क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। जो भी आधारभूत संरचना है वो आधारभूत संरचना तो अपने को चाहिए ही चाहिए, सीधी सी बात है। तो वर्त की ये जो वर्ताकार जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्से को इस शंकु के शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो रेखा आपकी क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाएगी। इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। यानी कि इस वर्ताकार शंकु के केंद्र से इसके वर्ताकार जो शंकु है, लंबवर्तीय जो शंकु है, उस शंकु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो रेखा को क्या कहलाएगी, उसकी ऊंचाई। क्या कहलाएगी, उसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो ना एक बात तो समझ में आती है कि वर्त की उस शंकु की त्रिज्या और इस शंकु की ऊंचाई तो अपने पास आ गई। उस वर्त की त्रिज्या, उस वर्ताकार शंकु है, लंबवर्तीय जो शंकु है, उसकी एक तो त्रिज्या आ गई और ये इसकी ऊंचाई आ गई। और मेरी बात को बिल्कुल गौर से देखना कि इस लंबवर्तीय जो शंकु था, उस लंबवर्तीय शंकु के अंदर इस त्रिज्या, इस ऊंचाई और इस त्रिज्या और ऊंचाई को मिलाने वाला ये विकर्ण एक त्रिभुज बनाता है, एक समकोण क्या बनाता है, त्रिभुज बनाता है। तो इस वर्ताकार जो शंकु का जो वर्ताकार हिस्सा है, उस वर्ताकार हिस्से की त्रिज्या का जो अंतिम सिरा है, उस अंतिम सिरे को यदि इसके शीर्ष वाली रेखा से मिलाया
शंकु की तिर्यक रेखा, यानी कि तिर्यक का मतलब तिरछी, तिर्यक का मतलब तिरछी रेखा। तो शंकु की तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा कौन सी होगी कि इस शंकु की जो वर्ताकार हिस्से की जो अंतिम सिरा है, जो परिधि को मिलाने वाली जो बिंदु था, उस बिंदु को उसके शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक रेखा। और शंकु के अंदर तीन चीजों के अलावा और कोई चीज याद नहीं करनी है अपने, और कोई भी चीज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को चीज क्या चाहिए? एक तो आपको त्रिज्या चाहिए, एक आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए और ऊंचाई। अब आपको यदि ऊंचाई में तिर्यक ऊंचाई में फर्क है, प्रश्न के अंदर ऐसा कोई सवाल अगर शंकु के मामले में आता है तो आपको तिर्यक ऊंचाई काम आएगी, ऊंचाई काम नहीं आएगी। प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए आपको निश्चित रूप से ऊंचाई देगा, त्रिज्या में से भी चाहिए अपने को, लेकिन अपने को ऊंचाई देगा। अपने को ऊंचाई से क्या मतलब है? अपने को तो क्या चाहिए? हमारे को तो तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अपने को तो क्या चाहिए? तिर्यक ऊंचाई। तो इसको आप तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं और आप इसको तिर्यक रेखा भी कह सकते हैं। सही बात है साहब? अच्छा, अब आपको यदि ज्ञात करना है इससे जुड़ा हुआ कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहली बात कि अपने को एक तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना आना चाहिए। पहली बात तो अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना आना चाहिए। अब तिर्यक ऊंचाई की बात कैसे होगी वो देखिए आप। अब तिर्यक ऊंचाई की बात देखिए। अब इनके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उस सूत्रों की मैं व्याख्या करता हूं। नंबर 1, यदि आपको प्रश्न के अंदर यदि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी हो या तिर्यक रेखा ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई का मतलब L, तिर्यक ऊंचाई का मतलब L। यदि आपको तिर्यक ऊंचाई यदि ज्ञात करनी हो तो आपको बोधन प्रमेय से, क्योंकि ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, आपको पता हो तो ये क्या बन रहा है? संपूर्ण त्रिभुज। और संपूर्ण त्रिभुज के अंदर बोधन प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आप जानते हैं बोधन प्रमेय आप पढ़ गए, आप बोधन प्रमेय पढ़ गए, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जो कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। बोधन प्रमेय ये कहती है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। तो आपको यदि L ज्ञात करना है तो L ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट आपकी त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करना है। आपको त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस आपको ऊंचाई का स्क्वायर करना है। जैसे ही आप त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर का रूट करोगे तो रूट याद करते इसकी तिर्यक ऊंचाई याद करके आ जाएगी। सीधी सी बात है। तो एक तो आपको तिर्यक ऊंचाई याद करना आना चाहिए। अब आ जाओ शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। और तिर्यक पृष्ठ का मतलब आप समझ जाना पहले से ही। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है कि आपका ये त्रिभुजाकार जो हिस्सा है, इस त्रिभुजाकार हिस्से को वक्र तिर्यक पृष्ठ या वक्र पृष्ठ कहा जाता है। ये जो आपका त्रिभुजाकार जो हिस्सा बना हुआ है, इस त्रिभुजाकार हिस्से को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तिर्यक पृष्ठ। क्या कहा जाता है? तिर्यक पृष्ठ कह दो, चाहे शंकु का वक्र पृष्ठ कह दो, बात एक ही है। तो अब ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि इस त्रिभुजाकार हिस्से को शंकु का वक्र पृष्ठ कहा जाता है और इस शंकु का यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होगा नंबर 2, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ कह दो चाहे तिर्यक पृष्ठ कह दो, यही बात है। चाहे वक्र पृष्ठ कह दो चाहे तिर्यक पृष्ठ कह दो। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा पाई आर एल। पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। और यदि इसका और भी यदि सूत्र ज्ञात करना हो तो एक तरीका और है इसी का दूसरा तरीका और है। आप सूत्रों को लिखते रहना है, हाथों हाथ सुनते भी रहना है कि सूत्र कैसे बढ़ रहा है। हाथों हाथ लिखते भी रहे और हाथों हाथ इसको सुनते भी रहे कि कैसे सूत्र लिखवाया जा रहा है।
तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र होगा एक तो पाई आर एल। इसी का दूसरा सूत्र है, आप चाहो तो इस सूत्र को अगर वो तो प्रश्न की पूछने की स्थिति पर निर्भर करता है कि पूछा किस हिसाब से क्या सूचना दे रहे हैं, सूत्र कौन सा लगाना है। वो तो डुप्लीकेट प्रश्न है, वो पूछ सकता है पूछने वाला कि किधर से पूछ रहे, लेकिन अपने को जवाब देना है। जवाब देने के लिए पहले बात तो एक प्रश्न के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तरीका तो ये है कि पाई आर एल, एक तरीका ये है 1/2 गुणा शंकु के आधार का परिमाप, और शंकु का आधार होता है इसका वृत्त, शंकु का आधार होता है इसका वृत्त। शंकु का जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। जिस प्रकार बेलन का आधार वर्ताकार हिस्सा होता है वैसे शंकु का आधार होता है ये वृत्त। तो उसका सूत्र क्या होगा, 1/2 इंटू शंकु के आधार का परिमाप कह दो, चाहे आधार की परिधि कह दो, बात एक ही। 1/2 शंकु के आधार का परिमाप या परिधि, बात एक ही है। शंकु के आधार का परिमाप या परिधि एक ही बात है, और गुणा इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, बात एक ही। अब वो सूचना इस प्रकार से भी दे सकते हैं, सीधी बात है। अब आप चाहो तो इससे सूत्र बना सकते हो, आप चाहो तो आप इस नीचे वाला जो मैंने सूत्र लिखा इससे सूत्र बना सकते हो। कैसे, अब आप चाहो तो इससे आप सूत्र बना सकते हो। कैसे, 1/2 इंटू शंकु के आधार का परिमाप या परिधि, और शंकु का आधार ये वृत्त है और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और गुणा तिर्यक ऊंचाई को एल कहा जाता है क्या, तिर्यक ऊंचाई को एल कहा जाता है। दो छेदों कट गए, बच गए क्या, पाई आर एल। अब एक का कोई मतलब नहीं है, एक हो जाए किसी से गुणा करो किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। सूत्र बढ़ गया पाई आर एल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। तो आप चाहो तो दोनों सूत्र है, दोनों सूत्र अपने को काम में ले लें। फिर आ जाओ नंबर 3, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर और एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, पाई आर और एल प्लस आर ब्रैकेट में। फिर आ जाओ बेलन का आयतन, वो सॉरी शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या इसी का और भी सूत्र है, इसी का आयतन का 1/3 गुणा बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 बेलन का आयतन, तो इसका मतलब क्या हुआ, शंकु का आयतन कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा, बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 और बेलन का आयतन, इसका मतलब क्या हुआ कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा। समझ में बात को, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये 4 सूत्र आपके काम आएंगे शंकु के अंदर, शंकु के अंदर 4 सूत्र काम आएंगे। एक बात अपने को ध्यान में ये रखना है कि आपको जो तिर्यक ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई याद करना आना चाहिए, और तिर्यक ऊंचाई याद करने के लिए आपको बोधायन प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बोधायन प्रमेय से आपकी तिर्यक ऊंचाई, और कभी भी देख लो ये ऊंचाई आपको भले प्रश्न में दे दे, लेकिन मैंने इतने सूत्र लिखे, इतने सूत्र में कहीं ऊंचाई ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ी, केवल बेलन शंकु का आयतन याद करना है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। यहाँ पर शंकु के आयतन में ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई का मतलब यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई से नहीं है, केवल ऊंचाई, जो ऊंचाई के ऊंचाई दे रखी है ये। अब दिक्कत यह आएगी कि
ऊंचाई का सूत्र भी लिख देना आप। यदि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, शंकु की ऊंचाई, ये सूत्र भले बनाए आते हैं, आप बना सकते हो। कुल मिला के बात ये, शंकु की केवल यदि ऊंचाई ज्ञात करनी हो, h ज्ञात करना हो, तो इसका सूत्र क्या होगा? तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, माइनस त्रिज्या का स्क्वायर, माइनस त्रिज्या का स्क्वायर। तो आप शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इतना ही नहीं, यदि आपको त्रिज्या भी ज्ञात करनी हो ना, तो त्रिज्या भी ज्ञात की जा सकती है। त्रिज्या ज्ञात करने के 2-3 तरीके हो गए। एक तो आधार की परिधि दे रखी है तो उससे त्रिज्या ज्ञात करना, यदि आपको व्यास दे रखा है तो उससे त्रिज्या ज्ञात करना, और आपका अगर आपको तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दे रखी है तो बोलते हैं से त्रिज्या भी ज्ञात की जा सकती है। सही बात है। तो ये तो संपूर्ण त्रिभुज के अंदर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संपूर्ण त्रिभुज के अंदर आधार, लंब और कर्ण, और आपने मूलधन में से आप याद रखे हैं तीनों की तीनों चीज सेम वो तरीके, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। बाकी आपको शंकु का वक्र प्रस्थ या तिर्यक प्रस्थ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण प्रस्थ क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, ये चीज को ध्यान रखना है। एक बात जो ये तो हुई सूत्रों की बात, और एक बात ध्यान रखना, शंकु को पिघला करके नई वस्तु बनाना, शंकु को पिघला करके और नई वस्तु बनाना। जैसे आपके लोहे के बर्तन आते हैं, आप पुराने बर्तन बेच देते हो, उसी से नया बर्तन बन के आता है। क्यों बन के आता है? क्योंकि पुराने बर्तन को पिघलाया जाता है तापमान के अंदर। अब साइंस पढ़ते हो, साइंस बिल्कुल उतनी नहीं आती है, लेकिन साइंस के अंदर क्या कहते हैं कि नई जो वस्तु बनती है वो पुरानी वस्तु को एक खतरनाक तापमान के अंदर, अब कितना तापमान किस वस्तु को पिघलाने के लिए चाहिए तो मैं भी नहीं जानता, मैं तो साइंस पढ़ने जरूर नहीं, लेकिन उस पुरानी वस्तु को पिघला करके और नई वस्तु बनाई जाती है। तो आप अंदाजा कैसे लगाते हो कि इसका आयतन कितना है, इसका आयतन कितना है? तो एक बात ध्यान रखना कि शंकु का यदि आपको आयतन ज्ञान, शंकु को पिघला करके अगर नई वस्तु बनाई जाती है, तो आपको नई वस्तु का अगर आयतन अगर पूछा गया है, तो एक बात मैं बता दूं, जितना उस पिघलाई गई शंकु का आयतन होगा, नई वस्तु का आयतन भी उतना ही होगा। सीधी सी बात है, इस बात को ध्यान रखना। अब एक वस्तु का संबंध आप दूसरी वस्तु पर बढ़ रहे हैं। बात चल रही थी शंकु की, बना करके पिघला करके उसको बनाया नई वस्तु, और पूछ रहा है नई वस्तु का सवाल, जबकि टॉपिक था शंकु का। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वस्तु का जुड़ाव उस वस्तु से, उस नई वस्तु से आपको करना पड़ेगा। जैसे आपका आयत होता है, उस आयत को लंबाई के समांतर या चौड़ाई के समांतर उसको मोड़ करके बेलन बनाया जाता है, मैंने आपको आकृति बताई थी, आपके पास में एक पेज तो पेज दे सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कि बेलन कैसे बनता है। अभी बराबर खाली 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 पे बराबर पे, कोई भी अगर आपका, जैसे आपका ये आयत है, अब उस आयत से आकृति गणित की बनती है ऐसी। अब अगर आप ऑनलाइन नहीं होते और ऑफलाइन की क्लास में होते तो मैं बताता गणित कितनी आसान है। अब आप उस वस्तु को जब बनाते हो, ये आयत आपका, मैं बता रहा हूँ कि शंकु को भी नई वस्तु के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका आयतन किसके बराबर होता है। अब आप देख रहे हैं ये आयताकार आकृति है, अब इस आयताकार आकृति को मैं मोड़ करके पिघला करके उसको नई वस्तु बना देता हूँ। अब मैंने इस आयताकार आकृति को, मैंने ये तो इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है, आप तो इस बात को जानते हैं, मैंने इसको लंबाई के समांतर मोड़ा और मोड़ करके इसको बेलन बनाया। ये लो साहब, इसको क्या बनाया मैंने? बेलन बनाया। ये बेलन बन गया, एक बेलन बन गया। अब इस बेलन का अगर मैं आयतन ज्ञात करूं तो सीधी सी बात है, आयताकार आकृति का ये जो आपका जो लंबाई थी, वो लंबाई जो देखो आधार की परिधि बन गई, आधार की क्या बन गई? परिधि बन गई। और जो इसकी चौड़ाई थी वो चौड़ाई क्या बन गई? इसकी ऊंचाई बन गई है, बन गई भाई साहब। तो ऐसे ही शंकु के मामले में भी ऐसे ही होता है, शंकु को उसको पिघला करके तोड़ मरोड़ करके उसको क्या बनाया जा सकता है? बेलन बनाया जा सकता है। यदि आप क्लासरूम में होते तो मैं बताता कि गणित कितनी आसान है, जितने उसको कठिन समझते हैं उससे कहीं आसान है, कैसे कबूतर के बराबर है, समझने वाला चाहिए उसको।
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अपने को शंकु का यदि मामला देखना है तो शंकु के मामले के अंदर उस वस्तु को पिघला करके अगर नई वस्तु बनाई जाती है तो नई वस्तु बनाई जा सकती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस बनाई गई नई वस्तु का आयतन उस पहले वाली वस्तु के आयतन के बराबर होगी। इस बात का अपने को ध्यान में रखना है। बाकी कल देखेंगे कि शंकु के अंदर परिस्थितियां ऐसी कौन कौन सी होगी कि आपको कब क्या ज्ञात करना पड़ जाए, कब क्या ज्ञात करना पड़ जाए, तो उस परिस्थिति को पढ़कर देखेंगे। और ध्यान ये रखना है मुख्य बात कि 1 2 और ये तीन तत्व हैं जो कि तीन ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और इसके आकार की त्रिज्या, ये तीन चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी है, बिल्कुल बारीकी अगर पकड़ है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तीन सूत्र कोई बारी नहीं रखते। ये सूत्र यदि ध्यान है तो आपका शंकु का सवाल का कोई फिर आपका रोक नहीं सकता है। हाँ, बस ये है चुनौती वाली जो बात है वो ये है कि आप यदि किसी नई वस्तु को बना करके अगर नई वस्तु बनाते हो या एक वस्तु के क्षेत्रफल को दूसरी वस्तु से कंपेयर करते हो तो मानते हो उसके अंदर थोड़ी समस्या आ सकती है। बाकी साधारण सवालों के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।